सोमपाल जी, जिस तरह से के अग्रवाल जी ने कहा कि जब इस तरह से शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन होता है, तो उसमें जो बड़े प्लेयर हैं उनको फ़ायदा मिल जाता है और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको नुकसान हो जाता है, उनकी इकोनॉमी मतलब उनका पैसा खत्म हो जाता है। इसमें एक चीज़ और हम देखें कि अभी जब मार्केट डाउन हुई थी, उससे पहले जो मुकेश अंबानी है वाली रिलायंस है, वो मुकेश अंबानी तकरीबन 9th नंबर पे थे ऑल ओवर द इंडिया रिचेस्ट मैन की लिस्ट में। लेकिन जब मार्केट डाउन हुई तो वो 17th पे पहुंच गए और आज अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं वो 5वें नंबर पे पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है जिस तरह से के अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं, बिग प्लेयर्स हैं, उनको तो फायदा हो जाता है, बट जो स्मॉल प्लेयर्स हैं वो नुकसान में पहुंच जाते हैं? रविंद्र जी, 3 बात महत्वपूर्ण कही है। संजय अग्रवाल जी ने जाते जाते एक बात कही कि जो सेंसेक्स है दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, so that we must accept. And what are the factors that go into the movements of the Sensex, जो बहुत डिटेल में हमारे दूसरे मित्र ने बताया। मैंने आपसे कहा कि मैं उसका कोई विशेषज्ञ नहीं, मुझे तो उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं, मैं तो उसके मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, इग्नोरेंट हूँ। परंतु ये बात सही है कि इसमें तो हमारी तीनों में सहमति है। अग्रवाल साहब ने कहा वो तो बहुत डिटेल बताया, इनको तो उस विषय का सबका पता है, के साहब को भी पता है, ये इंडस्ट्री में है। पर जो संजय जी ने कहा और हमने सबने कहा कि जिस समय सेंसेक्स मूव कर रही होती है वो उस समय रियल इकोनॉमी का सही प्रतिबिंब प्रस्तुत नहीं करती, इसको तो मानना होगा। और वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है। एक्सपेक्टेशंस रियलाइज भी हो सकती हैं, फॉल्सिफाई भी हो सकती हैं, सच भी हो सकती हैं और गलत भी सिद्ध हो सकती हैं। तो वो एक उसमें सट्टे का जो एलिमेंट है वो बात है। मेरा तो कहना इतना ही है खाली कि अर्थव्यवस्था के जितने भी और पैरामीटर्स हैं उन सब से तो अर्थव्यवस्था अभी अच्छी दशा में नहीं है और निकट भविष्य में बहुत अच्छी होने की संभावना नहीं लग रही है। और एक फूड प्राइसेस की रिमार्क कोई से साथियों ने दिया कि लो फूड प्राइसेस हैं, तो अगर आप कंज्यूमर की दृष्टि से देखें, मजदूर की दृष्टि से देखें तो वो एक अच्छा सूचक है। पर अगर आप किसान के हिसाब से देखें, जहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था खासतौर से विनिर्माण का जो क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसकी 45-46% मांग तो कृषि क्षेत्र से आती है, ग्रामीण क्षेत्र से। उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो तो खेती के ऊपर निर्भर है। तो अगर खेती की वस्तुओं के दाम कम हैं तो आप कैसे सोचते हैं कि कालांतर में जो निर्मित उत्पाद है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, उनकी मांग बढ़ जाएगी और इकोनॉमी अपलुकिंग होगी। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही बिंदु है कि इसमें जो फंडिंग का एलिमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक लास्ट बात जो तीनों ने ही कही कि बड़े लोगों को फायदा हो जाता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर का तो उसकी तो जो नेचर है वो डार्विनियन सर्वाइवल की है। बड़ा जो है छोटे को खाता रहता है, बड़ा बड़ा होता रहता है, उसका नीचे क्या असर पड़ता है वो तो समय बताएगा। तो अभी तो इतना ही मेरा निष्कर्ष है कि इसको अर्थव्यवस्था से इमीडिएट सर्कमस्टेंस में उसको रिलेट करके संबंधित देखना जो है वो एक गलत धारणा सिद्ध होगी। उसका अर्थव्यवस्था का उसमें रिफ्लेक्शन सही से वर्तमान अवस्था का तो नहीं आ रहा है, न निकट भविष्य का। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं की बात भी हमारे साथी ने कही, जैसे चीन का ही। अब चीन के साथ हमारे जो संबंध वर्तमान में चल रहे हैं, और अगर यही रहे तो चीन से आप जानते हैं कि बहुत सारे एपीआई, जिनको एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, वो इंपोर्ट होते हैं 70% के करीब। इवन पैरासीटामोल जैसी जो आम दवा है उसका भी जो मेजॉरिटी है, मेजर पार्ट है, वो चाइना से इंपोर्ट होता है। तो अगर उस इंपोर्ट पे पाबंदी लगी या उसके ऊपर टैक्स लगे तो इन दवाओं के दाम बढ़ेंगे और नए एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स भारत में उत्पादित करने की जो और समस्याएं हैं वो सारी अटेंडेंट प्रॉब्लम्स वो तभी पर यूं की खड़ी हुई हैं, कोई प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ। बार बार हम और आप चर्चा करते हैं कि सरकार जिन सुधारों की बात करती है वो पैचवर्क करती है, वो प्रबंध लगाती है फटी हुई रजाई में। एक समेकित और समग्र जो दृष्टिकोण होना चाहिए, रणनीति बनना चाहिए, जो आम आदमी को, जैसे इन्होंने कंप्लायंसेस की बात की, कंपनी के मामले में तो ठीक है कंप्लायंसेस की बात है, पर मेरे एक मित्र हैं वो फार्मास्यूटिकल में है, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खरीद ली बहुत थोड़े से पैसे, 2 करोड़ में। मैं उनके दफ्तर में बैठा हुआ था नेहरू प्लेस में, तो मेरे पास बैठ नहीं रहे थे, मुझे थोड़ी इरिटेशन हुई, तो मैंने कहा तुम मेरे पास क्यों नहीं बैठ रहे?
तो उन्होंने कहा कि अंकल कल हमने 2:45 पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया और आज 2:45 तक अगर हमने उसकी सारी कंप्लायंसेस नहीं की तो ये सारी एक्सरसाइज फुटाइल हो जाएगी। तो मेरा कहना है कि जो कंप्लायंसेस की बात है, आप रेगुलेट करें, अनियमित और अवैधानिक धंधे को रोकें, वो तो ठीक है, परंतु वैधानिक जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी इतनी है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर ऊपर होता है, एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। ये सारे फैक्टर्स भी देख के जब हम चाइना वर्सेस इंडिया दोनों की अर्थव्यवस्थाओं का मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके यहाँ जो सुविधाएं हैं, निर्णय करने की जो प्रक्रिया है वो कितनी चुस्त और दुरुस्त है। जिस तरह से वो सुविधाएं एकदम दे देते हैं, चाहे वो पावर कनेक्शन हो, प्लॉट हो, सुरक्षा हो, फाइनेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, हर एक चीज़ वहाँ खट हो जाती है। हिंदुस्तान में जिस चीज़ को सालों में लगते हैं वहाँ 1 हफ्ते में 2 दिन में। मेरे ही एक मित्र हैं, उस दिन वो कोई बता भी रहे थे, आपके उस दिन बता रहे थे ना कि किसी ने नहीं कहीं से मेरे पास मैसेज आया था कि वो ड्रम्स बनाते हैं स्टील के, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इंडिजिनस डेवलप की इंडिया में, जो लो कॉस्ट है, मोर एफिशिएंट है। तो हिंदुस्तान में जब उनका मार्केट सेचुरेट हुआ तो वो चाइना गए थे प्लॉट देखने, उन्होंने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे तो यही, तो उन्होंने कहा भी भाई अभी हम आए नहीं, बोले हमारे लिए तो आप आ गए, और 6 महीने के अंदर फैक्ट्री बन के प्रोडक्शन चालू होगी, सब टैक्स और सब कुछ ऑनलाइन है, कोई हैसल नहीं है। और चाइना हिंदुस्तान के झगड़े के बाद भी उनका जो व्यवहार है भारतीय इन्वेस्टर के साथ वो खराब होने के बजाय सुधरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी वैगरीज हैं, ये जो अनिश्चितताएं हैं, ये जो उलझने हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, ये सारी भी जो है वो अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित करती है निश्चित रूप से। भारत में उनमें कोई सुधार नहीं हुआ और केवल सेंसेक्स को देखकर ये सोचा जाए कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ। उसके मूवमेंट्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, वो मुझे पता नहीं, मैं बाद में फिर अपनी अनुभज्यता आपको स्पष्ट करूँ।